तो क्या आप ज्वाइन करेंगे? अगर मैं भाजपा को ऑफर करूं कि वो मुझे ज्वाइन करें तो क्या वो करेंगे? माननीय वर्तमान सांसद मुकेश राजपूत जी के कार्यकाल को आप कितने नंबर देना चाहेंगे? भाई वो अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। बच्चों को जो नंबर दिए जाते हैं वो उनके सिर्फ माँ बाप को बताए जाते हैं और किसी को दुनिया को नहीं बताए। जांच तो सुशील साग पर भी बहुत चीजों पे होनी चाहिए। आप बेहतर नेता हैं या वकील? अब ये तो जो मुझसे संपर्क करता है वो ही बताएगा, और मैं यही मानूंगा कि मैं वकील बेहतर हूँ, नेता उतना अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि नेतागिरी का जो एक आर्ट होता है, जो तरीका होता है, वो कुछ और होता है, और वकालत का जो तरीका होता है वो कुछ और। आदाब, नमस्कार। मैं सना तुफैल आपका अपने कार्यक्रम सिटी पत्रिका के प्राइम टाइम सिटी वाणी में आप सबका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे खास मेहमान हैं फर्रुखाबाद की शान, पूर्व विदेश मंत्री, 15वीं लोकसभा के डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में सहकारी एवं अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित मंत्रालय के मंत्री रहे हैं माननीय श्री सलमान खुर्शीद जी। एक भारतीय राजनीतिक, नामित वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रख्यात लेखक और कानून के शिक्षक हैं। 2009 में फर्रुखाबाद के लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुने गए थे। इससे पहले आप 1991 से 96 में चुने गए थे। आप केंद्रीय वाणिज्य उप मंत्री और विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं। ऑक्सफोर्ड में आप लॉ के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। आपका परिचय देना जैसे सूरज को दिए दिखाने के समान है। आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन। जी शुक्रिया। सबसे पहले सर मैं आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने हमारे भारत देश का प्रतिनिधित्व किया ऑपरेशन सिंदूर की डेलीगेशन। शुक्रिया। और सर पहला प्रश्न है, डेलीगेशन में आपने भारत का क्या पक्ष रखा? देखिए, डेलीगेशन ने पक्ष रखा। डेलीगेशन में आपस में तो हम लोग बात करते थे कि हमको कहाँ पर क्या कहना है और कैसे कहना है, और ये देखते थे कि प्रभावी सबसे ज़्यादा कौन रहेगा जिस मुल्क में हम लोग जा रहे हैं, जिस देश में जा रहे हैं। उस हिसाब से हम लोग तय करते थे कि हम किस सीक्वेंस पे बात करेंगे। लेकिन पक्ष जो रखने की बात थी वो यही थी कि जो हुआ है पहलगाम में, जो हुआ है, जो प्रहार भारत पर हुआ है, भारत के नागरिकों पर हुआ है, वो भारत की अस्मिता को एक चैलेंज है, वो एक चुनौती दी गई है भारत की अस्मिता को। और जो ठेस हमें लगी है, जो हमारे लोग खोए हैं, उसका दुख और उसका दर्द और उसकी पीड़ा अपनी जगह है। लेकिन ये एक प्रश्न इस बात का है कि किसी की भी सभ्यता पर या किसी की भी आम जीवनी पर प्रहार करके उसको छिन्न भिन्न किया जाए, क्या यही परंपरा पूरे विश्व में चलेगी? और आज हम पर है तो कल किसी और पे होगा तो कैसे होगा, वो इसको कैसे झेलेंगे? तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग ऐसा करते हैं उन पे अंकुश लगे, उनको सज़ा दी जाए, उनको दंड दिया जाए? और दंड देने में हम ये ना कहें कि ये कौन लोग करते हैं, परंतु हम ये भी पूछें कि इसको कौन करवाता है। ये बात और ये लक्ष्य लेकर हम लोग गए थे, और इस बात में कोई विवाद की गुंजाइश नहीं थी। इसमें हर पार्टी के लोग, जो भी आपकी सोच रही हो, इसको लेकर भारत का प्रतिनिधित्व रहा, और भारत की जान खतरे में है ये कहकर हमने अपनी बात को रखा। तो सर इस डेलीगेशन से भारत की विदेश नीति में छवि को क्या लाभ मिलेगा? अब देखिए, वो तो तब इस बात पे निर्भर है कि सरकार जिसको विदेश नीति बनानी होती है, कूटनीति करनी होती है, वो इसको स्वीकार करे कि ये सिर्फ 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन की बात नहीं थी। ये एक मूल परिवर्तन की बात है कि इसको लेकर भारत की जो डोमेस्टिक राजनीति है, भारत की जो और विषयों पर राजनीति है, उस पर क्या हम इसी तरह से एक मत हो सकते हैं जिस तरह से हम भारत के नाम पर और भारत की देशभक्ति में हम एक मत हुए इस विषय को लेकर? क्या हम आम साधारण जो हमारे व्यवहार है हमारा, उसमें भी क्या हम एक मत हो सकते हैं? ये बड़ा प्रश्न है। अगर इस प्रश्न में सरकार सही कदम लेती है, सही दिशा में चलती है, हम उनका सहयोग करेंगे, और यकीनन
एक बहुत अच्छा वातावरण हमारे देश में बनेगा। अगला प्रश्न आम जनता से है, अगर इंडिया गठबंधन होता है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे या पिछली बार की तरह समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बाजी मार ले जाएगा? ये प्रश्न आया आदित्य मिश्रा जी। बाजी मार ली होती तो अच्छा था, नहीं मार पाए ना, तो जब नहीं मार पाए तो उनको ये सोचना चाहिए कि हम जब बाजी नहीं मार पाए तो पुराने बाजीगर को ही हम दे दें, उनको सौंप दें, तो शायद वो बाजी मार लें। लेकिन इसका जवाब जो है वो हमारे नेता देंगे, समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता, वो इसका जवाब देंगे कि हमको इस संदर्भ में क्या कहना है और क्या हमको करना है। मेरा काम अपनी पार्टी की इच्छा अनुसार और अपनी पार्टी की जो भी सोच है और अपनी पार्टी की जो भी लक्ष्य है उसको पूरा करना है। मैं लड़के करूं, बिना लड़े करूं, जैसे भी कर सकूं मैं करूं। वर्तमान सरकार गरीबी हटा रही है, गरीबों को हटा रही है, जिस तरह से डेमोलिशन हो रहा है, क्या ये विकास है? ये फैसल खान साहब का सवाल है। देखिए, सवाल अच्छा है, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं क्या दूंगा? इस सवाल का जवाब तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया है, जो अब चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस गवाई, उन्हीं के बेंच का ये फैसला है, ये जजमेंट है कि आप कहाँ कहाँ पर डेमोलिशन करेंगे और किन परिस्थितियों में करेंगे, इस बात पर थोड़ी सी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अगर कोई गलती किसी किस्म की करता है तो उस गलती पर उसको दंडित करने के लिए उसका आप घर गिरा दें, ये गलत होगा, ऐसा सही नहीं होगा। लेकिन जो भी प्लानिंग के जो भी व्यवस्थाएं होती हैं और जो कानून होता है उसको लागू तो करना ही है, लेकिन उसको लागू करने में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आप रेगुलराइज कर सकते हैं, कहाँ पर रेगुलराइजेशन संभव नहीं है। सड़क है, सड़क को चौड़ा होना है तो उसमें वो संभव नहीं होगा, लेकिन कम से कम समय मिलना चाहिए ताकि एक व्यक्ति अपनी सामग्री, अपना सामान, अपनी जीवनी वो कर सके। दूसरी बात ये भी है कि कई जगह पर, जैसे दिल्ली में, वहाँ भी डेमोलिशन चल रहा है, लेकिन वहाँ कानून भी है, वहाँ कानून भी ये है, मॉरेटोरियम है कि 2026 तक अगर आप सरकार की ज़मीन पर भी घर बनाते हैं तो वहाँ पर आपका घर डिमोलिश नहीं किया जाएगा 2026 तक। और 2026 तक कोई ना कोई इसमें उपाय ऐसा निकाला जाएगा कि लोगों को सुविधा अनुसार कुछ मिल सके। तो ये सारा एक संतुलन बनाने की बात है, एक बैलेंस बनाने की बात है, लेकिन बेदर्दी से जाकर डिमोलिश करना सरासर गलत है, वो नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न मिराजुद्दीन साहब का आया है, फर्रुखाबाद को कितने मंत्री मिले, कैबिनेट मंत्री मिले? फर्रुखाबाद का नसीब खराब रहा, पड़ोसी जनपद तरक्की कर रहे हैं, फर्रुखाबाद पिछड़ गया। यहाँ जरदोजी का काम विश्व स्तर पर होता है, यहाँ का आलू दालमोट विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। क्या फर्रुखाबाद पहचान बना पाएगा? इसकी सूरत बदलेगी, इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मैं तो आज ना पार्लियामेंट में हूँ, ये दूसरी बात है कि पार्लियामेंट में ना रहते हुए सरकार ने ये चाहा कि मैं सरकार की बात को विश्व में अन्य देशों तक पहुंचाऊं, और मेरी अपनी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, इस बात को स्वीकारते हुए मुझे जाने के आदेश दिए, और जो भी हुआ, जो भी हम कर पाए, उसका श्रेय अगर सरकार को जाता है तो उसका श्रेय मेरी पार्टी को, कांग्रेस को भी जाता है। अब रही बात कि मैं क्या कर सकता हूं, तो वो तो जो क्षमता मुझ में है, वो क्षमता का उपयोग करना तो तभी संभव होगा जब सरकार या सरकार से अलग विपक्षी दल ये माने कि मेरी क्षमता का वो कुछ उपयोग करना चाहते हैं, तो मैं वो प्रस्तुत करूंगा। और वो अगर वो नहीं संभव है तो मुझसे जो भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, वो मैं करता हूँ। अगला प्रश्न है, 2027 के विधानसभा चुनाव गठबंधन से लड़ेंगे या अकेले? क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी ने पंचायत चुनाव अकेले दम पर लड़ने के लिए कहा है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें राजनीति में कही जाती हैं ताकि आप अपने कार्यकर्ताओं को निराश न करें और उनके मनोबल को बढ़ाएं और उनको आशा दिलाएं कि आपको अवसर अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन सामने आपको ये भी सोचना पड़ता है कि संज्ञान इस बात का लेना पड़ता है कि इस समय हमारा दुश्मन कितना पावरफुल है या कितना मजबूत है, और उसको कमज़ोर करने के लिए हम अगर बटे रहेंगे तो हम उसको कमज़ोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सारी बातें तो बाद की होती हैं, बाद में करते हैं, हमारे जो प्रमुख नेता है वो लोग करते हैं। लेकिन हमें तैयार तो रहना चाहिए। हम इसलिए वंचित ना रहें
किसी भी समझौते से, क्योंकि हमने कहीं तैयारी ही नहीं की है। हम तैयार रहे, उसके बाद फिर जो भी चैलेंज आता है और जो भी चुनौती आती है उसको हम स्वीकार कर लें और हम कुर्बानी के लिए तैयार रहें। लेकिन कुर्बानी वही दे सकता है जो कम से कम कुर्बानी के लिए मजबूत होता है और तैयार होता है। तो जो कमज़ोर है, जो सांस नहीं ले पा रहा है, तो वो क्या कुर्बानी देगा। तो इसलिए इसको सोचकर संतुलन बनाकर और राजनीतिक मनोबल को मजबूत करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। जाकिर हुसैन ट्रस्ट से 25 एकड़ जमीन वापस लेने की तैयारी हो रही है। 3 दशक पूर्व भारत सरकार ने दी थी आपको जमीन नवाबगंज के गली जोगराज में 1995 में 30 वर्ष पूर्व पट्टे पर, लेकिन अस्पताल उस पर अभी भी नहीं बना है। विधायक सुशील सिंह शाक्य ने पत्र लिखकर जमीन वापस लेने की मांग की है। जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं, उसमें आप देखिए, जांच तो हर चीज में होनी चाहिए और जांच तो सुशील साग पर भी बहुत चीज़ों पे होनी चाहिए, लेकिन अपने पर कोई जांच कराता नहीं है। जांच से कोई डरने की बात नहीं है। ज़मीन की बात आई है, ज़मीन की बात पे जांच होनी चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन का तकाजा क्या है कि ज़मीर पर भी जांच होनी चाहिए। तो जहाँ खोट किसी के ज़मीर में है उस पर भी अगर जांच हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाए। अगला है कायमगंज तंबाकू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसान अपनी फसल का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है, बिचौलिए मुनाफा कमा लेते हैं। आप इसके लिए क्या करेंगे? अमन सलमानी जी। देखिए, मैंने तो कभी तंबाकू चबाया नहीं, मैंने कभी सिगरेट पी नहीं। ये आपके कार्यकर्ताओं को सीखना चाहिए। नहीं, लेकिन आप देख रही हैं कि तंबाकू की वजह से, सिगरेट की वजह से कितनी बीमारी बढ़ती है और कितने लोग और कितने परिवार तबाह हो गए इसको लेकर। लेकिन तब भी जब तक हम कोई विकल्प लोगों को ना दें, जो लोग खेती करते हैं तंबाकू की और जो व्यापार करते हैं तंबाकू का, जब तक हम उनको कोई अच्छा विकल्प ना दें। ना कुछ लोगों ने प्रयास किया कि फूलबाड़ी लगाएं, फूलों का व्यापार करें और शायद उससे कुछ हो जाए। कुछ ने गन्ना लगाने की कोशिश करी और कुछ ने ये सोचा कि हम गन्ने की जगह हो सके तो हम केले के वृक्ष लगाएं। तो इसका विकल्प बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया भर में तंबाकू पर अंकुश लगना और सिगरेट पे अंकुश लग रहा है। अब आप कहीं भी अंदर किसी घर में, कहीं भी किसी समाज के किसी जगह पर आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं, जहाज में आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं। आपको अलग कमरों में जाके चुपचाप, जैसे आप चोरी कर रहे हो, आपको सिगरेट पीनी पड़ती है। तो ये किस दिशा में हम जा रहे हैं और क्या संकेत हैं वो बड़े स्पष्ट हैं, लेकिन कुछ काम करना पड़ेगा इसके लिए ताकि विकल्प लोगों को मिल सके। अगला प्रश्न समाज सेवक प्रयास खान का है। फर्रुखाबाद में चिप्स की फैक्ट्री कब लगेगी? युवाओं को रोजगार कब मिलेगा आपकी जब सरकार आती है? देखिए, आपके मुंह में घी शक्कर, अगर सरकार आ जाती है तो चिप की फैक्ट्री लगेगी। इसलिए नहीं लगेगी कि मैं चुनाव जीतना चाहता हूं या चुनाव लड़ना चाहता हूं। चिप की फैक्ट्री इसलिए लगनी है और लगनी चाहिए क्योंकि यहाँ आलू होता है। तो जहाँ आलू होता है वहाँ की चिप्स की फैक्ट्री होनी चाहिए, जहाँ गन्ना होता है वहाँ गन्ने की फैक्ट्री होनी चाहिए, और जहाँ कोई और काम होता है तो वहाँ उस चीज़ की फैक्ट्री होनी चाहिए। लेकिन चिप्स की फैक्ट्री अनिवार्य इसलिए है कि यहाँ पर आलू बहुत माना हुआ प्रसिद्ध, विश्व का प्रसिद्ध आलू बनता है। और अब लोग कहते हैं कि शुगर फ्री आलू आता है, वो शुगर फ्री तो नहीं होता, लेकिन उसमें कम शुगर होती है और उसको रखने का तरीका कुछ अलग होता है। तो इसलिए अब चिप्स बन सकते हैं उस आलू से, जो आलू का उत्पादन यहाँ हो रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसे रहेगी? आपकी पार्टी पिछला विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा है। देखिए, उसको आप कह सकती हैं कि निराशाजनक है, और उसको आप ये भी कह सकती हैं कि बहुत सूझबूझ से लोगों ने अपना वोट दिया था। लोगों ने ये देखकर वोट दिया था कि हमारा वोट इधर उधर ना जाए, बटे नहीं, हमारा जो लक्ष्य है वो हम पूरा कर सकें। अब वो लक्ष्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, लोग भी जानते हैं। लेकिन हमेशा चुनाव ये सोच के नहीं लड़े जाते हैं कि हम अगर जीतेंगे तब हमें वोट डालना, अगर नहीं जीते हैं तो वोट मत डालना। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में वोट पड़ते हैं ये दिखाने के लिए कि हमारी जो इच्छा है और हमारी जो उम्मीद है वो क्या है, और क्या परसेंटेज, कितने प्रतिशत वोट हमें मिले हैं। जीत और हार की अलग बात होती है, सब चाहते हैं कि हम जीत जाएं। तो मैं ये समझता हूं कि
प्रदर्शन से कोई ये सीख लेना कि अगर जीत सकते हो तभी चुनाव लड़ो और जीत नहीं सकते तो चुनाव ना लड़ो, वो कोई समझदारी की बात नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, हमने समीक्षाएं की हैं, हमने समझा है और मुझे उम्मीद है कि हम एक अच्छा प्रदर्शन अगले चुनाव में करेंगे। अगला प्रश्न है, केवल युद्ध ही समस्या का निदान तो नहीं हो सकता। जिस तरह से इजराइल ईरान का युद्ध हो रहा है, तो हमारा भारत किसके साथ खड़ा रहेगा? देखिए, भारत के लिए एक विडंबना है, भारत के अच्छे संबंध इजराइल से हैं, भारत के परंपरागत रूप से पुराने संबंध ईरान के साथ हैं। ईरान ने बहुत कठिन परिस्थितियों में हमारा साथ दिया है, लेकिन आज कुछ लगता ये है कि जिस तरह के जियोपॉलिटिकल हालात बने हैं दुनिया में, उसमें ईरान हमसे अलग दिशा में जा रहा है और इजराइल एक और दिशा में है। उसने जब पाकिस्तान से हमारा ये युद्ध हुआ तो उसमें इजराइल ने हमारा साथ दिया। जाहिर है ईरान ने भी कुछ हमारा साथ दिया, उतना नहीं दिया जितना इजराइल दे रहा था। तो सच्ची बात क्या है कि आज की कूटनीति में, आज की फॉरेन पॉलिसी में हमको ये तय करना है कि हर एक में दोस्त और दुश्मन का डिफरेंस नहीं होता है। कभी कभी दो दोस्तों के बीच में भी आपको कुछ करना पड़ता है। यूक्रेन और रूस में यही हुआ और वहाँ भी हम ढिल मिल रहे, हम कुछ कह नहीं पाए, यहाँ भी हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं और देश निकलकर आगे बढ़कर कुछ करने की बात कर रहे हैं, रुकवाने की बात कर रहे हैं, उसमें कोई रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भारत को भी अपनी ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। 2022 के चुनाव में माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, परंतु इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा था। क्या वजह है? ये तो लड़कियां बताएंगी भाई ऐसा प्रभाव क्यों नहीं पड़ा। और हम ये मानते हैं कि भारत की परिप्रेक्ष्य में, भारत में जो बदलाव, सामाजिक बदलाव हमें चाहिए है, जिसमें अब हम अपने नेता के साथ खड़े होकर कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं, जाति सेंसस की मांग कर रहे हैं। उसी तरह से हमारी मांग ये है कि हम 33% महिला आरक्षण दें। उसी तरह से हम चाह रहे हैं कि हम हर विषय पर और हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन महिलाओं को भी ये स्वीकार करना होगा, उनको भी ये चुनौती स्वीकार करनी होगी और उनको भी दिखाना होगा कि हम सक्षम हैं, कि हम कर सकते हैं। अगला है, हर बात के लिए वर्तमान एनडीए सरकार हमेशा नेहरू जी को क्यों जिम्मेदार बनाती है? कोई भी बात होती नेहरू जी ऐसा कर गए, नेहरू जी देखिए, अगर वो नहीं, अगर कुछ नहीं जानते और कुछ कहने को उनके पास नहीं है तो वो नेहरू जी को ही चुनते हैं, क्योंकि चारों तरफ देखने में नेहरू जी ही दिखते हैं और विश्व में वो कहीं जाते हैं तो नेहरू जी दिखते हैं, वो यहाँ कहीं बाहर निकलते हैं सड़क पर तो नेहरू जी दिखते हैं, तो इसलिए वो नेहरू जी पर ही आरोप लगाते हैं। आपने देखा होगा कभी कुछ बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, घर में खेल रहे होते हैं और भागते भागते गिर जाते हैं और गिर के रोने लगते हैं, और जब माँ पूछती है कि क्या हुआ तो वो बेचारा कोई सामने बैठा हुआ उसी पे उंगली उठा के कहती है इसने मारा, ये कहती है ना। तो वही हाल बीजेपी का भी है। अगला प्रश्न है, आपके साथ डेलीगेशन में भी थे माननीय श्री गुलाम नबी आजाद जी। पार्टी और सरकार दोनों में जब हमारी सरकार थी तो उसमें उच्च पदों पर रहे, पर पार्टी की हार के बाद वो अलग हो गए, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस पे आपकी राय क्या है? यानी जहां टूटता तो सबसे पहले चूहेगा। देखिए वो मेरे साथ नहीं थे, वो एक और डेलीगेशन था जिसमें कि वो गए थे, जो मिडिल ईस्ट का डेलीगेशन था, उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब गए थे। अब गुलाम नबी आज़ाद साहब का इतना अनुभव रहा है और उनको इतने प्रतिष्ठित स्थान हमारी पार्टी में और विश्व में और सरकार में मिले हैं कि उस पर मैं क्या टिप्पणी करूंगा। उन्होंने कुछ सोचा होगा और अच्छा ही सोचा होगा, लेकिन उसके क्या परिणाम रहे उस पर मुझे लगता है उनको भी निराशा रही होगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो हार से डर जाते हैं और हार से दूर भागने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं डरते, नहीं भागते, हार को स्वीकार करते हैं और फिर से नया रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। वो अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और मेरा यही प्रयास रहा है कि हम अपनी जड़ों को ना छोड़ें। अगला प्रश्न है, ये सुनने में आ रहा है शशि थरूर जी को बीजेपी अपनी पार्टी में मिलाने का प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, ये कहाँ तक सच है? अब देखिए, कुछ लोग तो मेरे लिए भी यही कह देते हैं,
बीजेपी अच्छे लोगों को ले ले तो बीजेपी अच्छी हो जाएगी। लेकिन शशि थरूर साहब जो हैं वो हमारे केरला के बहुत अच्छे और बहुत मजबूत नेता हैं और बहुत योग्य हैं, मेरे मित्र रहे हैं, मेरे मित्र हैं, वो मेरे साथ वो कॉलेज में रहे और उनसे एक पुराना संबंध रहा। तो मैं नहीं मानता हूं कि वो कांग्रेस को छोड़ के जाएंगे। हाँ, कभी कभी वो अपनी बातों में ऐसा लगता होगा कि वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन जीवन में कौन किस बात पे संतुष्ट होता है, कौन असंतुष्ट रहता है, ये तो एक जीवन की रीत है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कहीं जाएंगे। अगला प्रश्न सिराजुद्दीन जी ने भेजा है। आपने फर्रुखाबाद के बहुत सारे बच्चों का डीपीएस में एडमिशन दिलाया था, क्यों ना अगर यही गरीब बच्चे हमारे यहाँ अच्छा स्कूल खुल जाए, व्यवस्था करते हैं, शिक्षा मिल सके। देखिए, इसको समझना चाहिए, बड़ा स्कूल यहाँ खोलकर बड़े स्कूल की फीस कैसे लोग दे पाएंगे। इसलिए जहाँ बड़े लोग बड़े स्कूल की फीस देते हैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ाकर और उनको निःशुल्क पढ़ाकर या सस्ती उनको शिक्षा दिलाकर हम लोग कहीं पहुँच सकते हैं। तो ये सोचना पड़ता है कि कहाँ पर आप क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। कभी स्कूल बच्चों तक पहुँचे और कभी बच्चे स्कूल तक पहुँचे, ये संतुलन बनाने की ज़रूरत होती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो संतुलन बना रहे। कुछ स्कूल हमने यहाँ भी बनाए हैं, कायमगंज में एक स्कूल बनाया है, ऑर्चिड स्कूल, उसमें बच्चे पढ़ पाते हैं, 200 रुपये में जाकर पूरी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब उसमें कुछ ही बच्चे जा सकते हैं, उसमें 700-800 बच्चे जा सकते हैं। बच्चे यहाँ हज़ारों की संख्या में हैं। तो कभी मेरे हाथ में ऐसी शक्ति आई कि इन बच्चों के लिए, सबके लिए शिक्षा का प्रबंध कर सकूं तो करूंगा। माननीय सपा सुप्रीमो रहे हैं माननीय मुलायम सिंह जी, रक्षा मंत्री रहे हैं, आप हमारे विदेश मंत्री रहे हैं। जो सैफई गांव है वो भारत का सबसे विकसित गांव हो गया, फर्रुखाबाद क्यों पिछड़ गया? क्योंकि मुझे आपने चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। देखिए, पैसा तो चीफ मिनिस्टर के हाथ में रहता है, ना डिफेंस मिनिस्टर के हाथ में रहता है। डिफेंस मिनिस्टर और ना फॉरेन मिनिस्टर के हाथ में रहता है। प्राइम मिनिस्टर के पास भी इतना कुछ नहीं रहता है, वो भी मंत्रियों के माध्यम से ही काम कराते हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर के हाथ में बहुत कुछ होता है। जो बजट होता है, स्टेट का बजट होता है प्रांत का, वो चीफ मिनिस्टर के हाथ में होता है। तो इसलिए कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए और वो फिर अपने घर की देखरेख ना करे तो वो बुरी बात होगी। लेकिन बन जाकर सिर्फ अपना ही घर देखना और दूसरों के घर ना देखना, वो भी गलत होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें कि सब लोगों को कुछ ना कुछ संतुष्टि प्राप्त हो। अगला रैपिड फायर है, छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं, आप उनके सटीक छोटे-छोटे उत्तर दे दीजिएगा। पहला प्रश्न है, आपके आदर्श नेता कौन है? आप किसको अपना आइडियल मानते हैं राजनीति? देखिए, मैं आदर्श नेता मानता हूँ जवाहरलाल नेहरू को। और मुझसे कुछ भी पूछे कि एक नेता में क्या कुछ होना चाहिए, तो मैं मानता हूँ हर पहलू उसका देखने को मिलता है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, आप बेहतर नेता हैं या वकील? अब ये तो जो मुझसे संपर्क करता है वो ही बताएगा। और मैं यही मानूंगा कि मैं वकील बेहतर हूँ, नेता उतना अच्छा नहीं हूँ। क्योंकि नेतागिरी का जो एक आर्ट होता है, जो तरीका होता है, वो कुछ और होता है, और वकालत का जो तरीका होता है वो कुछ और होता है। बदहाली के आंसू बहा रहा है, उसमें कुछ नवीनीकरण होगा या नहीं? किसमें? कंप्यूटर सेंटर। नहीं, कंप्यूटर सेंटर देखिए सरकार से प्रमोटेड था। सरकार के अनुदान से कंप्यूटर सेंटर चलता था। हम अपनी जेब से 2 कंप्यूटर खरीद के किसी को दे सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर सेंटर नहीं चला सकते हैं। तो सरकार की जो नीतियां हैं उनका रुझान कुछ बदला है, किसी और तरफ गया है। अब सरकार का रुझान बदलेगा तो ये आंसू भी पूछ जाएंगे। अगला प्रश्न है, फर्रुखाबाद भविष्य में विकसित जिला बन सकता है या नहीं? हिंदुस्तान विकसित अगर होगा तो फर्रुखाबाद होगा। हिंदुस्तान और फर्रुखाबाद का जो खास संबंध है और प्राचीन काल से रहा है, उसमें एक जगह विकास हो और दूसरी जगह ना हो, ये संभव नहीं है। विकास होगा तो सब जगह होगा और फर्रुखाबाद में यकीनन होगा। अगर भाजपा आपको ऑफर करे तो क्या आप ज्वाइन करेंगे? अगर मैं भाजपा को ऑफर करूं कि वो मुझे ज्वाइन करें तो क्या वो करेंगे? माननीय वर्तमान सांसद मुकेश राजपूत जी के कार्यकाल को आप कितने नंबर देना चाहेंगे? भाई, वो अच्छी बात नहीं है। बच्चों को जो नंबर दिए जाते हैं वो उनके सिर्फ माँ बाप को बताए जाते हैं और किसी को दुनिया को नहीं बताए जाते हैं।
अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अतरंगी है लेकिन मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा ये पूछना चाहिए। आपके सुखी वैवाहिक जीवन का रहस्य क्या है? क्या नेता, क्या अभिनेता, सभी का तलाक ड्राफ्ट बढ़ रहा है। आपका जो वैवाहिक जीवन है वो श्रीमती लुई खुशी जी के साथ एक आदर्श है, इसको मिसाल मिलती है एक वैवाहिक जीवन की। इसका क्या राज है, आप ये बताइए। इसका राज ये है कि आप तय कर लें कि होम मिनिस्टर कौन है, और जब आप तय कर लेंगे कि होम मिनिस्टर कौन है तो फिर सारे मसले हल हो जाते हैं, फिर कोई मसला बचता ही नहीं है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी धन्यवाद, समय दिया, थैंक यू, अच्छे बेबाकी से उत्तर दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जो है आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। जुड़े रहने के लिए सिटी पत्रिका से आपके सवालों के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तपती हुई जमी है जलधार बांटती हूँ, पतझड़ के रास्तों पर बहार बांटती हूँ, ये आग का दरिया है जीना भी बहुत मुश्किल, नफरत से इस दौर में मैं प्यार बांटती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब।